हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए इंटर ओवरहेड्स का इलस्ट्रेशन नंबर 15। मैंने 14 तक ऑलरेडी कर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 15 में आपको क्वेश्चन क्या बोला गया है उसको एकदम समझिए। गेंज प्रिंटिंग कंपनी हैज अ 3 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। एक तो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग डिपार्टमेंट है, लिथोग्राफिक है, इनग्रेविंग्स है। 3 डिपार्टमेंट्स है। The company has a job order cost system using the single predetermined expenses rate. The management has been made aware of the deficiencies of using such a rate, and now the interested in a departmentalizing factory overheads. A study revealed that। अब सुनिएगा, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स है। एक तो प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग है, लिथोग्राफिक एंड इंग्रेविंग है। अब सुनिए, इस तीनों डिपार्टमेंट ने अपनी ओवरहेड को ऑब्जर्व किया हुआ है, लेकिन एक स्टडी आया, उस स्टडी के बेसिस पे ये 3 चीजें बताई गई है। तो ओवरहेड रिकवरी जो होता है, ओवरहेड रिकवरी जो होता है, रिकवरी होता है ओवरहेड डिवाइडेड बाय सुटेबल बेस होता है। यहाँ पे सुटेबल बेस होता है। एक बात को समझिएगा, ये जो बेस होता है हम मटेरियल के, रॉ मटेरियल के बेस पे भी ले लेते हैं, ये डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भी ले सकते हैं, ये प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे भी लिया जाता है, ये मशीन आवर के बेसिस पे भी लिया जाता है, ये मैन आवर के बेसिस पे भी लिया जा सकता है। तो सुटेबल कौन सा बेस होगा? तो जिस केस में जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, जिस केस में जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा वह सुटेबल बेस होगा। अगर सपोज कीजिए रॉ मटेरियल इंपॉर्टेंट है तो रॉ मटेरियल के बेस पे हम बेस मानेंगे। अगर वेजेस बेस्ड है तो डायरेक्ट वेजेस मानेंगे या प्राइम कॉस्ट मानेंगे। प्राइम और रॉ मटेरियल अगर वेजेस दोनों इंपॉर्टेंट है तो प्राइम कॉस्ट को बेस मानकर चलते हैं। जहाँ पे मशीन आवर इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मशीन आवर को बेस मानेंगे। मैन आवर जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहाँ पे मैन आवर मानेंगे। ठीक है ना। अब आपसे उन्होंने डिपार्टमेंट में क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है, डिपार्टमेंट 1 दैट इज अ प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग में हैज 3 सिमिलर मशीन रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि मशीन में लार्ज इन्वेस्टमेंट है एंड कॉलिंग द हाई रिपेयर्स एंड डेप्रेसिएशन चार्जेज, जिसकी हाई रिपेयर एंड डेप्रेसिएशन चार्जेज है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मशीन रिप्रेजेंट कर रहा है और लार्ज डेप्रेसिएशन और मेंटेनेंस चार्जेज है तो हम इसको किसके बेसिस पे करते हैं? मशीन आवर्स रेट पे हम इसकी ओवरहेड को क्या करेंगे? रिकवर करेंगे। अब लिथोग्राफिक एंड में क्या है? लिथोग्राफिक सेकेंड है, तो सेकेंड डिपार्टमेंट है जो वर्कर परफॉर्मेंस, वर्कर मैंने मैन आवर, सिमिलर टास्क एंड देयरफॉर पेड द सेम आवरली वेजेज। तो यहाँ जहाँ पे है, जहाँ पे वर्कर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उस केस में मैन आवर के बेसिस पे हम करेंगे, मैन आवर के बेसिस पे। ठीक है ना बेटा। अब इनग्रेविंग में, इनग्रेविंग के बारे में क्या लिखा है? डिपार्टमेंट 3 हैव अ सेवरल क्लासेज ऑफ द वर्कर्स। बहुत क्लासेज है वर्कर का। ईच ग्रुप बीइंग पेड द सेम आवरली वेजेज, सेम आवरली वेजेज। फिर बोला है क्या? द एस्टिमेटेड सेम आवरली रेटेड। तो यहाँ पे आपको जो तीसरा केसेज है, डिपार्टमेंट हैज अ सेवरल क्लासेज ऑफ वर्कर, अलग अलग क्लासेज ऑफ वर्कर्स है। ईच ग्रुप इज बीइंग पेड आवरली वेजेज, सारे को आपको आवरली वेजेज पे, सेम आवरली रेटेड वेजेज। तो इसको भी आई थिंक मैन आवर के बेसिस पे लिया गया है कि किसके? मैन आवर के बेसिस पे, मशीन आवर के, मैन आवर के बेसिस पे ही लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भी लिया जा सकता है। हाउएवर हैज अ सेवरल क्लासेज ऑफ वर्कर, ईच ग्रुप इज पेइंग पेड आवरली वेजेज, सेम आवरली वेजेज। तो सेम आवरली वेजेज है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे भी लिया जाता है। डायरेक्ट वेजेज है नहीं है तो यहाँ पे मैन आवर के बेसिस पे लिया जाएगा, मैन आवर। अब इसका आंसर आपके पास क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यहाँ पे वेजेस के बेसिस पे उन्होंने
देखिए फर्स्ट केस में आंसर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट केस में इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज द मशीन आवर rate method absorbing the overhead department because the large investment in machine and therefore the machine hour, जो मैंने बताया था पहले मशीन आवर रेट पे क्या करेंगे, ओवरहेड क्या है यहाँ पे इतना से इतना डिवाइड कर देंगे। डिपार्टमेंट टू इज द बेटर द अप्रोप्रिएट द लेबर आवर रेट ओवरहेड बिकॉज द ऑल वर्कर्स आर पेड यूनिफॉर्म वेजेज रेट, ठीक है ना। अब डिपार्टमेंट थ्री इज बेटर अप्रोप्रिएट टू यूज द ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन द सर्टेन वेजेज ये आपको वेजेस के बेसिस परसेंटेज ऑफ वेजेस बिकॉज वर्कर्स आर पेड द डिफरेंट रेट्स पेड एट डिफरेंट रेट्स ऑफ वेजेस, तो ओवरहेड रेट्स के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो बताई गई है, यहाँ पे जो ओवरहेड रिकवरी करेंगे तो मैंने आपको कैसे बताया था, ओवरहेड्स रिकवरी यहाँ पे ओवरहेड्स होगा, यहाँ पे क्या होगा बेस होगा इनटू 100, तो आपको यहाँ पे क्या है आपका फैक्ट्री ओवरहेड 40 आवर्स है 40,000 है। अब इसमें बेस क्या होगा, तो बेस आपको बताएगा मशीन, तो मशीन आवर क्या है यहाँ पे मशीन आवर 20,000 है, तो यहाँ पे ₹2 पर मशीन आवर हो जाएगा। यहाँ पे ओवरहेड 68,750 है। अब आपको मैन आवर यहाँ पे होगा डायरेक्ट लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, यहाँ पे लेबर आवर्स है तो लेबर आवर्स 20,000 है, तो यहाँ पे 20,000 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 68,750 डिवाइड 20,000 आपका कितना हो जाएगा 3.4375। ये जो ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करेंगे 3.4375 पर लेबर आवर्स। यहाँ पे जो है उन्होंने डिपार्टमेंट थ्री हाउएवर सेवरल क्लासेज ऑफ वर्कर्स ईच वर्कर इज बीइंग पेड द सेम आवरली वेजेज, यहाँ पे बहुत वेजेस को दे रहा है तो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेंगे हम, तो ओवरहेड 1,20,000 और वेजेस कॉस्ट यहाँ पे मशीन आवर तो है भी नहीं, मशीन आवर नहीं है, तो वेजेस कॉस्ट यहाँ पे कितनी है 80,000 इंटू 100 तो 150% हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो ये उन्होंने निकाला हुआ है आपका 150%। तो जिसकी इंपॉर्टेंस जहां होती है उसके बेसिस पे हम वेजेस को रिकवर करते हैं, वेजेस के मैंने प्री डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बहुत थ्योरेटिकल था, चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में फॉर द डिपार्टमेंटल स्टैंडर्डाइज्ड ओवरहेड रेट इज 2.5 पर आवर, जनरली ओवरहेड को यहाँ पे 2.5 पर मशीन आवर करते हैं। एंड ओवरहेड अलावेंस ऑफ द फॉलोइंग दिस एक्टिविटी लेवल एंड बजटेड ओवरहेड अलावेंस कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट द स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल ऑफ द बेसिस फॉर विच द स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कड आउट। उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले फिक्स कॉस्ट निकालना है, तो यहाँ पे फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड दोनों दिया हुआ है, तो सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड निकाल लेंगे का रेट निकाल लेंगे, उसके बाद फिक्स निकल जाएगा। तो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आपको पर आवर हम क्या करेंगे डिफरेंट इन ओवरहेड कॉस्ट ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंट इन एक्टिविटी लेवल, डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल। जब भी आपको वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आपको साथ दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट साथ दिया हो डिफरेंट आउटपुट पे या डिफरेंट एक्टिविटीज पे, तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब आपको यहाँ पे मान लो 18,000 यहाँ पे है माइनस 10,000 है, तो 18,000 किस पे आपको 7,000 लेवल पे, 3,000 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा बताइए आप 18,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 4,000। अब यहां लिखेंगे ₹2 पर आवर।
अब आपका वर्क ए का आंसर लिखेंगे, आंसर ऑफ ए, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब मान लीजिए 3000 आवर एक्टिविटी लेवल पे टोटल कॉस्ट कितनी है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट का रेट क्या है 2 है, -2 है, और एक्टिविटी लेवल कितनी है 3000 एक्टिविटी लेवल है, तो 3000 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000 माइनस 6,000 दैट इक्वल टू 4,000 होगा। अब आपको बोला क्या गया है, अब आपसे क्या क्वेश्चन बोला गया है, प्लीज आप देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल आप बेसिस निकालिए ऑन व्हिच स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट हैज बीन वर्कआउट। मैंने कहने का मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए आपको कितनी एक्टिविटी लेवल होना चाहिए, कितना एक्टिविटी लेवल होना चाहिए। तो बी पार्ट के आंसर में सिंपल सी बात है कि भाई आपकी फिक्स कॉस्ट 4000 है, हर एक यूनिट पे वेरिएबल टोटल आपकी रिकवरी इतना है 2.5, स्टैंडर्ड ओवरहेड का रिकवरी 2.50 है, 2.50 आप रिकवर कर रहे हैं, 2 इसमें वेरिएबल है, तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में हर एक आवर पे कितना का है 0.50, हर एक आवर पे, हर एक घंटे पे फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए कितना पैसा आपको बचता है 2 रुपीज़ तो वेरिएबल ही है, ये 2 रुपया वेरिएबल ही है, आपको ए रेट से रिकवर हो रही है। तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए 0.50, तो एक यूनिट से 0.50 रिकवर हो रही है, तो 4000 रिकवर करने के लिए आपको 8000 एक्टिविटीज करना पड़ेगा, आपको 8000 एक्टिविटीज करना पड़ेगा। तो ये वाला बात बताई गई है, आपको ऐसे सोचनी है कि स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट आपको क्या है 2 रुपया 50 पैसा, जिसमें वेरिएबल आपका ये है, तो फिक्स क्या होगा आपको इतना यूनिट आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा। अब इसी का आंसर इन्होंने लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट निकाल लिए। अब उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल एट व्हिच द रेट हैज बीन डिटरमाइंड, तो स्टैंडर्ड एक्टिविटी लेवल फिक्स कॉस्ट डिटरमाइंड फिक्स ओवरहेड रेट आवर, तो ये हो जाएगा 8000 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तीसरी क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन, तीसरी क्वेश्चन में है in a certain factory there 3 products are made from the different materials by similar process for a typical periods productions cost as follows। मटेरियल का ये है, डायरेक्ट लेबर का ये है, एक्चुअल ओवरहेड ये है, मटेरियल का ये, डायरेक्ट ओवरहेड ये। Overheads are charged to be cost on each of the products at a rate of 25% prime cost से overhead को चार्ज किया गया। Do you see anything wrong in the principle in the method of charging overheads? If so, suggest the preferable method। मैंने क्या बताया था, जहाँ पे मटेरियल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे मटेरियल को सुटेबल बेस मानते हैं, जहाँ पे वेजेस का ज़्यादा है उसको हम डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, जहाँ पे मटेरियल और वेजेस दोनों का इम्पोर्टेंस आपका सिमिलर है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में हम वेजेस को ले लेते हैं, प्राइम कॉस्ट को लेते हैं। जहाँ पे मशीन आवर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे मशीन आवर को लेते हैं, जहाँ पे लेबर आवर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है वहाँ पे लेबर आवर को लेते हैं। बात सही है ना। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि आपको दोनों तो इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा है, उन्होंने क्या बताया डिफरेंट मटेरियल ऑफ द सिमिलर प्रोसेस। उन्होंने सेम प्रोसेस के लिए डिफरेंट मटेरियल के बारे में डिस्कस किया होता, सुटेबल बेस क्या होना चाहिए, मटेरियल के बेसिस पे लेना चाहिए था। इन्होंने प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे ओवरहेड को रिकवर किया हुआ है।
तो वो हमारी रॉन्ग एजम्पशंस है। तो हमें क्या सूटेबल बेस होना चाहिए, मटेरियल के बेसिस पे। जहाँ पे मटेरियल का इंपॉर्टेंस ज़्यादा कहेगा वहाँ पे मटेरियल का सूटेबल बेस मानना चाहिए था। ठीक है ना बेटा, तो यहाँ पे हमें मटेरियल सूटेबल बेस होता। ठीक है ना बेटा, तो ये तो बहुत आसान है। इसकी सॉल्यूशन दिखा लेते हैं हम आपको। देखिएगा यहाँ पे ए बी सी 3 प्रोडक्ट है, प्राइम कॉस्ट दिया है और ओवरहेड को ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, 25% ऑफ 2800, 25% ऑफ 3000, 25% ऑफ 1200, ये आपका प्राइम कॉस्ट के बेसिस पे लिया। जबकि यहाँ पे लिखा है सिंस डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स it is advisable, preferable and appropriate to use method of absorbing overheads percentage on material instead of prime cost। प्राइम कॉस्ट के बेसिस से अच्छा होगा कि मटेरियल के बेस पे करना चाहिए। तो मटेरियल के बेस पे जो करेगा तो मटेरियल का आपका चार्जेस क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस में मटेरियल आपको 700 है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ओवरहेड रिकवरी रेट, आपको ओवरहेड डिवाइडेड बाय सुटेबल बेस, बेस बोला है। अब माप को मान लीजिए मटेरियल है, तो मटेरियल के बेसिस पे लेना है। तो ये प्रोडक्ट का ओवरहेड कितना है 700, तो 700 मटेरियल कितनी है 1600, तो 1600 इंटू 100। बी के बेसिस पे कितनी है 750 ओवरहेड, 750 मटेरियल कितनी है 2000 है, तो 2000 इंटू 100। यहाँ पे कितनी है सी के केस में 300, मटेरियल कितनी है 800 इंटू 100। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा सो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाली गई है ये और ये और ये। ठीक है ना बेटा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था तीनों, और तीनों को मैंने आपको बनाया। अब ये दो क्वेश्चंस ऐसा है 18 और 19, ये दोनों क्वेश्चंस आपका थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, और दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, अ कंपनी प्रोड्यूस्ड अ सिंपल प्रोडक्ट्स इन अ 3 साइजेस ए बी सी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। स्लिप आपको सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस बोला है। A portion over these 3 sizes, applying the appropriate base on such a portion in each case from the particulars indicated, express the total cost of applied to each of the sizes as cost per unit sold, जितना यूनिट सोल्ड किया गया, percentage of sold sales turnover nearest to the 2 decimal places, percentage of sales turnover बताना है। ठीक है, अब सुनिएगा, उन्होंने कहा कि सेलिंग ओवरहेड को कैसे हम ब्रेक करें, कैसे बांटेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ। इन्होंने लिखा है सेल्स सैलरीज ₹10,000, ये डायरेक्ट का मतलब जो हमारे पास ए का होगा, जो हमारे पास बी का होगा, जो हमारे पास सी का जो बेस दिया हुआ है उस पर डायरेक्ट बांट देंगे सेल्स सैलरीज को। तो सबसे पहले जो सैलरीज है इसको डायरेक्ट बोला है। डायरेक्ट का मतलब आपको यहाँ पे बेसिस दिया हुआ, तो यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ सेल्स इन पेड इन द सेम सैलरीज, तो 4:5:1 हो जाएगा यहाँ पे। तो किसके रेशियो में डायरेक्ट में क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे लिखिएगा 4:5:1। अब सेल्समैन कमीशन, सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे इसको ब्रेक कर रही हैं। ब्रेक करने का मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका तो मैंने सिखाया है। तो सेल्स टर्नओवर कितनी है यहाँ पे, सेल्स टर्नओवर यहाँ पे है 58,000, 88,000, 62,000। तो कितना होगा 58,000, 80,000, 62,000। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29:40:31। तो इसका जो सुटेबल बेस होगा 29 × 40:31। अब
सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेज नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर क्या है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ ऑर्डर 781, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 781 के बेसिस पे, 781 के बेसिस पे ब्रेक करेंगे। अब देखिए एडवर्टीजमेंट जनरल, एडवर्टीजमेंट जनरल सेल्स टर्नओवर के बेसिस पे, तो सेल्स टर्नओवर में कितनी है 29:40:31। अब सुनिए एडवर्टीजमेंट स्पेसिफिक जो गिवन है, डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट चार्जेस मतलब जो गिवन होता है उसी के बेसिस पे, स्पेसिफिक को क्या लिखेंगे परसेंटेज, 4 में देख 4 नंबर में देखिएगा परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट 30%, 40%, 30%, दैट इक्वल टू 3 यहाँ पे क्या होगा 3:4:3। अब देखिए पैकिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है पैकिंग, पैकिंग यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है पैकिंग का। टोटल वॉल्यूम दिस प्रोडक्ट सोल्ड, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ये प्रोडक्ट सोल्ड में बोला है, इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट की आवश्यकता पड़ती है। अब वर्किंग नोट में क्या है देखिएगा यहाँ, उन्होंने कहा कि इतनी वॉल्यूम सेल किया गया 5 ए का, बी का कितनी है 10 है और ए का कितना 17 है। यूनिट यहाँ पे यूनिट सोल्ड वहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ QF पर यूनिट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो यूनिट सोल्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है 34 4000 दिस। अब उसके अनुसार आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा कैसे निकाली गई है। वॉल्यूम ऑफ दिस 5 है, ये है। सोल्ड यूनिट आपका इतना है 5 है, 4 है और ये है सोल्ड यूनिट। अब सुनिए टोटल वॉल्यूम ऑफ QFT ये कितना होगा 3400 यूनिट सोल्ड है, एक में 5 है तो 17000 है, यहाँ पे 32000 है, यहाँ पे 51000 है। तो इसके रेशियो में ब्रेक करनी है, इसके रेशियो में ब्रेक करनी है, बात को समझिए। तो इसका रेशियो क्या होगा 17,000, 32,000, 51,000, ठीक है। तो इस रेशियो में ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1751 क्या था यहाँ पे 3251 3251। अब इसमें भी वही होगा 173251, अब इसमें भी वही होगा। अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे यहाँ पे करेंगे एक्सपेंसेस सर्टेन कलेक्शन 1296, नंबर ऑफ ऑर्डर में आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर में यहाँ पे लिखा हुआ है 781, तो यहाँ पे हो जाएगा 7:8:1। अब सुनिए यहाँ पे हमारे पास सबकी प्रोपोर्शनेट क्या रेशियो होगा वो समझ आ गया। अब ये जो खर्चेज है ये सारी खर्चेज को इस रेशियो में ए के में कितना जाएगा, बी में कितना जाएगा, सी में कितना जाएगा, ये तो करना आपको आता ही है। जैसे मैं एक का बता देता हूँ, जैसे आपको सैलरीज का मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसका कैसे होगा 4 + 5 यहाँ पे क्या जोड़ते हैं 4 + 5 + 1 दैट इक्वल टू 10। तो यहाँ पे कितना होगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, सबसे पहला क्या है 4 है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है 4 है। अब आपको 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे कितना होगा 5, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 कर देंगे और यहाँ पे 10,000 10 इंटू 1 कर देंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब सुनिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। अब जैसे दूसरा है,
अब जैसे सेल्स कमीशन है, सेल्स कमीशन इसके रेशियो में कटेगा, तो ये सैलरीज हो गई, ये सेल्स कमीशन हो गया। तो 29 40 दिस कितना हो जाएगा, 29 प्लस 40 प्लस 31, तो ये आपका हो जाएगा 60 100 हो जाएगा 100। अब ये जो 100 होगा वो कैसे करेंगे, 6000 यहाँ पे 6000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 29, 6000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 40, 6000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 31। ठीक है, अब कमीशन हो गया। अब सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस कैसे होगा, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंडिचर, तो ये आपको किसकी रेशियो 7:8:2, तो इसको ऐड करेंगे 7 प्लस 8:1, ये हो जाएगा आपको 9, 16 हो जाएगा। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे 2096 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 7, 2096 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8, 2096 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 1। इस तरह आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सबसे पहले। अब वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई गई है, यहाँ पे उसी रेशियो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है जैसे मैंने बताया। उसके बाद हमारे पास ए का ओवरहेड ये आ गया, बी का ओवरहेड सेल्स ओवरहेड ये आ गया, और सी का ओवरहेड ये आ गया। अब आपको यहाँ पे ए मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो सेलिंग ओवरहेड कितना आ गया 16,634, 22,456, 15,302 मान लो ऐसे आ गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, सुनिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोली गई है सुनिए। कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड express the total of the cost of appropriate to each of the size। ए का कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड, नियरेस्ट पैसा पर यूनिट सोल्ड, तो कितनी यूनिट किसमें सेल किया, यूनिट सोल्ड 3400, 4000, 3000। अब सोल्ड यूनिट हम लिखेंगे, सोल्ड यूनिट 3400, 4000, 3000। कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड 16,634 डिवाइडेड बाई 3400, 22,456 डिवाइडेड बाई 4000, 15,302 डिवाइडेड बाई 3000, ये हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16,634 डिवाइडेड बाई 3400, ये हो जाएगा 4.89, 4.89। अब 22,456 डिवाइडेड बाई 4000, आपके पास कितना जाएगा 5.614, ये कितना होगा 15,302 डिवाइडेड बाई 3000, 5.1। अब ये कॉस्ट पर यूनिट फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड नियरेस्ट पैसा। अब परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर, अब देखिएगा यहाँ पे क्या निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर यहाँ पे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर। अब सुनिए,
हमारे पास 16,000 इतनी हमारे पास सेलिंग ओवरहेड है, 22,456 सेलिंग ओवरहेड, 15,302 सेलिंग ओवरहेड है। अब टर्नओवर हमारे पास कितनी है, टर्नओवर, अब टर्नओवर हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे 58,000 है, यहाँ पे 80,000 है, यहाँ पे 62,000 है। 58,000, 80,000, 62,000, इसकी परसेंटेज 100 100 100, तो कितना निकलेगा 16,634 डिवाइडेड बाई 58,000 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आप 28.67%। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 22,456 डिवाइडेड बाई 80,000 इंटू 100, 28.07%। 15,302 डिवाइडेड बाई 62,000 इंटू 100, 24.68%, 24.68%। यही दोनों पूछा गया था। उन्होंने कहा था कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड निकालिए और परसेंटेज ऑफ सेल्स टर्नओवर निकालिए, सेलिंग ओवरहेड। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट किया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसको रिवाइज करो, ठीक है ना बेटा। चलिए अब इसको रिवाइज करो अच्छे से। अब आइए, आपका आंसर कितनी है 4.89, हमारा आंसर 4.89, 5.64, 5.64, 5.10, ठीक है। 28 पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, ठीक है। अब हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और हम इस क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली बजटरी का क्वेश्चन है और बजटरी की क्वेश्चंस में थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। उन्होंने क्या कहा, इलस्ट्रेशन 19, फॉर अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फिक्स बजट ओवरहेड, प्रिपेयर द फ्लेक्सिबल बजट ओवरहेड 70%, 110% बजट वॉल्यूम, कैलकुलेट डिपार्टमेंटल आवरली रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज पर ए एंड बी। अब आपको डिपार्टमेंटल आवरली रेट करनी है तो आपको एक तो 70% पे फ्लेक्सिबल बजट निकालनी है, एक तो 100% बनानी है, एक तो 110% पे। ये फिक्स था ये, और ये आपका फ्लेक्सिबल बजट है। इस दोनों पे आपको क्या निकालनी, आवरली रेट, डिपार्टमेंटल आवरली रेट निकालनी है, डिपार्टमेंटल आवरली रेट निकालनी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज पर दिस, डिपार्टमेंटल आवरली रेट निकालनी है, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट इज 5,000 आवर पर पीरियड। यहाँ पे 5,000 आवर पर पीरियड, स्टडी ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर रिवील्स द फॉलोइंग। यहाँ पे अभी 5,000 आवर्स है तो 35% कितनी, सप्तम में 3,500 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,500 हो जाएगा। अब इस पे आपको बजट बनानी है। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इनडायरेक्ट वेजेज ₹40, तो ये आपको इनडायरेक्ट वेजेस तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस ₹4 इतना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट वेजेज कितना होगा बताइए, 3,500 इंटू 0.4, 5,000 इंटू 0.4, 5,500 इंटू 0.4, ऐसे निकल जाएगा। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं, समझिएगा। यहां पे एक एक करके उन्होंने क्या कहा, रिपेयर अप टू 2,000 ₹100,
रिपेयर के लिए मैं निकालने जा रहा हूँ, रिपेयर का खर्च प्लीज आप देखिए, अप टू 2000 रुपीज 100, फॉर ईच एडिशनल 500 अप टू 4000 35। तो हमारे पास 3500 है, 3500 में आप 2000 निकाल दीजिए, तो 2000 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा 1500, इसको 5 से डिवाइड, इसको 500 से डिवाइड कीजिएगा 3, तो ये 2000 तक 2000 तक 100 रुपीज है, और हर एक 500 पे आपको 35 रुपया, तो 35, तो 105। तो यहाँ पे कितना टोटल हो जाएगा 3500 के लिए, 100 प्लस 105 दैट इक्वल टू 205 हो जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब आ गया 5000 के लिए, 5000 के लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस। उन्होंने क्या कहा कि 5000 में 2000 निकाल दो, तो यहाँ पे 2000 निकालें तो अब बच जाएगा 3000। तो ये 2000 के लिए, ये 5000 में 2000 के लिए आपको 100 रुपया लगेगा। अब ये 2000 से 4000 के तक का कितना लगेगा 35 इंटू 4, क्योंकि इसमें आपको 4000 में कितनी 500 है, 4000 में 2000 एक्स्ट्रा हो गया, अप टू 4000 2000 एक्स्ट्रा हो गया, 4000 में 2000 आप निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा 2000। ये 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब फिर उन्होंने क्या कहा, एडिशनल फ्रॉम 4000 टू 560, 4001 टू 4500, तो एडिशनल आपको 1000 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आप यहाँ पे 160 इंटू 1, तो 100 प्लस 140 प्लस 60, ये हो जाएगा 300। अब आपके पास 5500 का आ जाता है, 5500, तो एडिशनल एबव 500 को जो भी होगा 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 300, तो 500 प्लस 70, क्यों, क्योंकि अप टू 5000 हमने निकाला है 300। आप फिर उन्होंने क्या लिखा है, एडिशनल एबव 500, एबव 500 का कितना है 70 ऐड करनी है, प्लस 70 ऐड करना है, तो कितना जगह 370। तो रिपेयर आपको 3500 पे 105 हो जाएगा, 3400 5000 पे 300 हो जाएगा, और 5500 पे 370 हो जाएगा रिपेयर। अब ये आपको बजट में देखना है। ये तो इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी होगा। रिपेयर्स 205, 300, 370 जो निकाला गया, ठीक है ना, जो हमने निकाला था यहाँ पे देखिए आप, $205, 300 और 370, समझ आ गया। अब आप देखिए दूसरा, रेंट एंड रेट्स, ये तो फिक्स्ड है 3.350। अब देखिएगा यहाँ पे बजट जो बनाएंगे, रेंट एंड रेट्स आपका फिक्स्ड है 350, 350, 300। अब पावर का जो खर्च है वो उसको देखिएगा, पावर के बारे में क्या बोला है, अप टू 3600 आवर्स 0.25, तो हमारे पास 3500 है, तो 0.25, तो 3500 इंटू 0.25 करेंगे तो 875 हो जाएगा। फिर फॉर आवर्स अबव 3600 0.20, अब आपको 35,000 के लिए 3600
0.25 और above 3600 0.20। तो हम क्या करेंगे 5000 माइनस 3600 को कर देंगे इंटू 0.20, दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अब 5500 के लिए क्या होगा, 3600 के लिए 0.25। अब 5500 माइनस 3600 ये हो जाएगा 0.20। अब आपको यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप देखिएगा यहां पे हो जाएगा 900 और यहां पे 1400 इंटू 0.2 280। तो पावर का खर्च आएगा 1180 हो जाएगा। यहाँ पे 900, यहाँ पे 55 माइनस 36 इंटू 0.2 380। तो ये हो जाएगा 1280। तो आपका जो पावर का खर्च होगा 875 3500 में, 1180 5000 में, 1280 आपका 5500 में। देखिएगा 840 875 1180 1280। ठीक है, अब आ जाइए, हमने पावर तक का खर्च निकाल लिया। अब पावर तक की खर्च निकालने के बाद अब हमारे पास आता है कंज्यूमर स्टोर्स। कंज्यूमर स्टोर्स में आपको 0.24 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंज्यूमर स्टोर 3500 इंटू 0.24 5000 इंटू 0.24 5500 इंटू 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3500 इंटू 0.24 कितना आ जाएगा 840। 5000 इंटू 0.24 1200। 5500 इंटू 0.24 ये 1320 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे 840 12 एंड 1314। सुपरवाइजर के बारे में क्या बोला है देखिएगा, यहाँ पे अब सुपरवाइजर के लिए देख लीजिए कैसे खर्च निकाली गई है। सुपरवाइजर अब देखिए, अप टू 2500 आवर्स 400, एडिशनल ऑफ ईच 600, above 2500 up to 4900 आवर्स 100। अब सुनिए 2500 के लिए उन्होंने कहा कि 400। अब 3500 के केस में देखिएगा, above 2500 एंड अप टू 4900 आवर्स 100 है। तो 1000 और आवर के लिए यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। 5000 के लिए देखिएगा 2500 के लिए 400, 3900 तक का 4900, यहाँ पे 4900। $4900 में उनको कितनी है 150। अब एडिशनल अबव 4900 के लिए 600, अबव 4900 के लिए 2500 400, 4900 आपको 100 है। तो कितना हो जाएगा 500 650 हो जाएगा। 5500 के केस में क्या होगा 2500 तक 400, 4900 तक
आपको 100 और जरूरी है, अबव 4900 150, तो ये भी 650 हो जाएगा। तो यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे 650 हो जाएगा। सुपरविजन, सुपरविजन 600 950 950। अब आप देखिए कैसे सुपरविजन का हम लोग ने एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600, एक्स्ट्रा 600 उन्होंने वो लिखा, ईच एक्स्ट्रा 600, तो गलत हो गया। थोड़ा सा सुपरविजन का देखिए, सुपरविजन का 2500 तक, 3500 का केस बता रहा हूं, 400। अब 3500 में 2500 निकाल दीजिए, तो ये बच गया 1000। इस 1000 में 600 और 600, दो 600 आ जाएगा, दो 600 का आ सकता है। तो उन्होंने कहा ईच 600 के लिए, उन्होंने कहा एडिशनल फॉर ईच एक्स्ट्रा 600 अप टू 4900, तो 100 है, तो आपका इसके लिए 100 और इसके लिए 100, तो ये हो जाएगा 600। अब मान लीजिए 5000 के लिए, 5000 में 2500 के लिए 400, अगले 600 के लिए 100, अगले 600 के लिए 100, अगले 600 के लिए 100, फिर आपको अगले 600 के लिए 100 हो जाएगा, अगले 600 के लिए 100। अब क्वेश्चन ये है, तो ये टोटल कितना हो गया, 2400 प्लस 2500, ये आपको 4900 हो गया। अब उन्होंने क्या बोला, एडिशनल above 4900 आवर्स, above 49 एडिशनल above 4900 आवर्स कितनी हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना टोटल, 950। अब आपका 5500 के लिए भी 2500, 400, 600, फिर आपको 100, फिर 600, फिर 100, फिर 600, फिर 100, फिर 600, फिर 100, फिर एडिशनल 150, ये भी 950 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600, 950, 950 ऐसे होगा, ठीक है। डेप्रेसिएशन, अब ये हमारा पास सरप्राइज है, डेप्रेसिएशन अप टू 5000 650, अबव 5000 अप टू 820, तो यहाँ पे 5000 डेप्रेसिएशन 650 5000 820, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर देखिए, फिर उन्होंने क्या लिखा, क्लियरिंग अप टू 4000 आवर्स 60, above 4000 आवर्स 80, तो आपको पहले में 3500 में 60 हो जाएगा, और 5000 और 5500 में 60 प्लस 80 140 हो जाएगा। यहाँ पे 60 above 4000 में 80, ठीक है, यहाँ पे 80 और 80 हो जाएगा। above 4000 में 80, अप टू 34,000 60 है, तो 3500 केस में 60 हो जाएगा, और 5000 केस में 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए, ये तो लिखा ही है। अब आपको क्या करते हैं हम, क्लीनिंग का हो गया 4000 आवर के लिए 60, above 4000 आवर के लिए 80। अब हीट एंड लाइटिंग फ्रॉम 2100 टू 3500 आपको 120,
फ्रॉम 3500 टू 5150, तो 3500 के लिए 120 हो जाएगा और 5000 के लिए 120 प्लस 150 आपको 270 हो जाएगा और 5500 के लिए अबव 5000 175 हो जाएगा, 175 हो जाएगा, अबव 175। तो आपको फ्रॉम दिस हीटिंग एंड लाइटिंग 2100 टू 3500 आवर्स के लिए 120 अप टू 3500 आवर्स टू 5000 तक 150 और अबव 5000 175। उन्होंने आपको 3500 तक 120 बोला है, 35 से 150 तक 150 बोला है और 55 में 175 बोला है। अब आपका ये सारी ओवरहेड को हम ऐड करेंगे तो 5100 हो जाएगा, 6800 हो जाएगा और ये इतना हो जाएगा। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे 5500 के लिए नहीं, ये उन्होंने ऐसे के लिए बोला है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है, ये रेंज में दिया हुआ है, इतना आवर्स होगा तो इतना पैसा लगेगा, इनिशियल वाला पैसा नहीं, ये इतना पैसा लगेगा। ठीक है, अब आपसे क्या बोला है कि आपने बजट बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द डिपार्टमेंटल आवरली रेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन एज ए एंड बी अबव आवरली रेट आपसे बोली गई है। तो टोटल ओवरहेड ये आ गया, ये आपका आवर्स है, तो रेट क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आवरली रेट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये हो गया। अंडर ओवरहेड 10% और मोर, ये एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड, सप्लीमेंट्री ओवरहेड अप्लाइड और इफ अमाउंट इज कंसीडर। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, द बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट 5000 आवर्स पर पीरियड, 5000 वैसे तो फिक्स 5000 लिया गया था 100% पे, एंड स्टडी ऑफ द वेरियस आइटम्स ऑफ दिस, बस यही निकालना था, सबको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा बेटा। ओके, चलिए अब आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्किंग नोट है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ओवरहेड का। इस क्वेश्चन में है कि हमने इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड प्रीडिटरमाइंड रेट ₹25 पर मैन डे। तो ₹25 पर मैन डे रिकवर किया जा रहा है 150 रुपया के रेट से, 150 रेस्पेक्टिवली मैन आवर डे है, मैन डे एक्चुअली वर्क 150 और एक्चुअल ओवरहेड इनकर्ड कितना किया हुआ है, इतना रेस्पेक्टिवली। इतनी यूनिट हमने प्रोड्यूस किया 4000 यूनिट्स, 30,000 यूनिट हमने सेल कर दिया और इतनी यूनिट आपको वर्क इन प्रोग्रेस में है। अनकम्प्लीटेड यूनिट्स कितनी है, अनकम्प्लीटेड यूनिट व्हिच मे बी रिकॉर्ड, इतना % आपका कंप्लीटेड माना जाएगा। अब आपको ऑन एनालाइजिंग दैट इट इज द रीजन इट वाज फाउंड दैट 40% अनअब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स were due to defective planning and the rest attributed to the increase in cost. डिफेक्टिव प्लानिंग को जनरली डायरेक्टली कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, दैट दिस इज ड्यू टू द वीकनेस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन आपके बुक में मैंने जो सेम क्वेश्चन बनाया हुआ अपने बुक में, अपनी स्टडी मटेरियल से तो अलग तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में उन्होंने डिफेक्टिव प्लानिंग को भी इंक्रीज कॉस्ट में इंक्रीज कर दिया है, अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो मैं आपके बुक के अनुसार बनाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि प्रोड्यूस्ड यूनिट कितनी है, इस क्वेश्चन में प्रोड्यूस्ड यूनिट 40,000 है, सोल्ड यूनिट 30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी हो गई, 10,000 हो गया।
अब सुनिए, यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस आपका 30,000 है, इसमें 2/3 कंप्लीट किया गया, 2/3 कंप्लीट मैंने 66.67% कंप्लीटेड माना गया, तो दैट इज 2/3, तो ये आपका हो जाएगा 20,000 यूनिट्स। अब आपको ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितना हो जाएगा, ये 25 रुपीज मैन डे के रेस पर मैन डे के रेस्पेक्ट से लिया गया, 150 1,50,000 मैन डे है, तो ऑब्जॉर्ब्ड आपका कितना हो जाएगा, ऑब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स आपका 1,50,000 इंटू 25 37,50,000 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 37,50,000। एक्चुअल ओवरहेड कितना हो गया, एक्चुअल ओवरहेड दिया हुआ है 41,50,000, 41,50,000। अंडर एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा इसमें, $41,50,000 ये है, तो ये 4 लाख हो गया। अब इस 4 लाख को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करनी है, एक तो सोल्ड यूनिट में, एक तो क्लोजिंग स्टॉक में, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सप्लीमेंट्री रेट क्या होगा, ये 4 लाख, ये सोल्ड यूनिट 30,000, क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। डिवाइड 60,000, टू बाई 3, $6.67। Cost of increased by sold unit, finished goods, work in progress। $30,000, 20,000, 10,000, ये 20,000। कितना हो जाएगा, 6.67 इंटू 30,000, 2 लाख हो जाएगा, 6,67,000, 1,33,000, 67,000 एक्चुअली ये आ कितना रहा है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है आपको 6.66666666 इस तरह आ रहा है, तो आप करेंगे तो उतना ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो सोल्ड यूनिट की कॉस्ट को हम 2 लाख से इंक्रीज कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक की 67,000 से इंक्रीज करेंगे,
और वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट को हम कितना से इंक्रीज करेंगे, 1,33,000 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है बेटा, अब इस तरह हमारी ओवरहेड्स कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास।